राहुल गांधी से बड़े नेता हो गए हैं अखिलेश यादव। जी हां, आप बिल्कुल सुन रहे हैं सही। यूपी में 10 विधानसभा के चुनाव होने थे बाईपोल, लेकिन 9 पर ही चुनाव का ऐलान हुआ और अब 9 के 9 सीट समाजवादी पार्टी लड़ेगी। कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी गठबंधन में थी, लेकिन सोचिए हार सबको सिखा देता है। मैं आपको पिछले 10 साल से समझा रहा हूं कि कांग्रेस वो पार्टी है जो नहीं चाहती है कि कोई दलित पिछड़े की पार्टी आगे आए और वो सत्ता में जाए। या तो वो बीजेपी सत्ता में आए या मैं सत्ता में रहूं। तो बीजेपी की असली टीम कांग्रेस है और ये बात अब कांग्रेस को समझ में आने लगी है। पहले अखिलेश यादव को दरकिनार कर वो मध्य प्रदेश हारी, अब अखिलेश यादव को दरकिनार करके उसने हरियाणा में चुनाव हार गए। लेकिन अब धीरे धीरे जब से खड़गे अध्यक्ष बने हैं, धीरे धीरे ही सही कांग्रेस पार्टी बदल रही है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। हार तो बड़े बड़े को सिखा देती है। तो आप तमाम टीवी अखबार चला रहे होंगे, अखिलेश यादव के सामने झुक गए राहुल गांधी। मैं कह रहा हूं झुके नहीं है, दोनों की शानदार अंडरस्टैंडिंग हुई है और राहुल गांधी को अब हार ने सिखा दिया। अब उनको लग गया है कि अगर चुनाव जीतना है तो दलित पिछड़े नेताओं के साथ पॉलिटिकल अलायंस तो करना ही पड़ेगा। जो कांग्रेस अब कांग्रेस पर से सवर्ण लीडरशिप का जो दबदबा है वो हट रहा है और राहुल गांधी को लग गया है कि बगैर दलित पिछड़े नेताओं को आगे किए हुए चुनाव नहीं जीत सकते हैं। और इसीलिए यूपी में अब समाजवादी पार्टी और बीएसपी में आमने सामने का मुकाबला है। बीजेपी, समाजवादी पार्टी, बीएसपी चुनाव लड़ेगी। देखते हैं 10 सीटों पर क्या होता है। लेकिन एक बात तो तय है कि कांग्रेस ने मान लिया है कि वो बीजेपी को नहीं हरा सकती है। मैं बार बार कह रहा हूं, बीजेपी को सिर्फ रीजनल ताकतें हरा सकती है, कांग्रेस रीजनल फोर्सेस को हराती है। लेकिन कांग्रेस इस बार बहुत बदली नजर आ रही है। हरियाणा के चुनाव ने उसके परखच्चे उड़ा दिए हैं, उसके सोचने की प्रक्रिया को कुंद कर दिया और अब सवर्ण नेताओं की जो बड़बोलापन था उस पर अंकुश लगा है। इसका नतीजा देखिए। महाराष्ट्र में जहां कांग्रेस अपने आप को कह रही थी कि हम 288 में से 150 सीट पर चुनाव लड़ेंगे, वहां वो अब 85-85 के फॉर्मूले पर काम कर रही है। यानी कि शिवसेना उद्धव गुट भी 85, शरद पवार गुट भी 85 और कांग्रेस भी 85 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। और साथ ही ये टोटल आंकड़ा 255 का होता है। बाकी की सीटें जो हैं, जो सीटें हैं, वो हो सकता है कि वो गठबंधन को दे। प्रकाश अंबेडकर को जिस तरह से लोकसभा चुनाव के समय शामिल किया गया था, उसके बाद फिर से उन्हें जिस तरह से दरकिनार किया गया, हो सकता है कि विधानसभा चुनाव में उनको बड़ा सम्मान मिले। तो कांग्रेस अब पूरी तरह से बदल गई है। सोचिए अब टीवी अखबार वाले कांग्रेस को कैसे प्रोजेक्ट कर रहे हैं। जो टीवी अखबार 60 साल तक कांग्रेस के साथ थी, अब वो बीजेपी के साथ है। आज दिन भर खबर चल रही है कि खड़गे साहब का अपमान हुआ है, खड़गे साहब को घुसने नहीं दिया गया। वहीं सोचिए, तो मैं फिर कह रहा हूं, बीजेपी में भी बंगारू लक्ष्मण के साथ यही हुआ था। उन पर आरोप लगा, उनको बाहर कर दिया गया और वो गुमनामी की जिंदगी में चले गए जो कभी बीजेपी के अध्यक्ष हुआ करते थे। तो दलित पिछड़े नेताओं के साथ सवर्ण लीडरशिप वाली पार्टियों में होता रहा है। अरविंद केजरीवाल की पार्टी में क्या हुआ? राजन पाल गौतम को बाहर कर दिया गया, संदीप वाल्मीकि को बाहर कर दिया गया और किस तरह से उनके नेताओं पर, सवर्ण नेताओं पर आरोप लगे तो उन लोगों ने उफ तक नहीं। सिसोदिया पर आरोप लगे, वो पार्टी से बाहर नहीं। संजय सिंह जेल गए, वो बाहर नहीं। सत्येंद्र जैन बाहर लगे। तो किस तरह से दलित पिछड़े नेताओं को बदनाम किया था, ये कांग्रेस में भी होता था पहले। सोचिए, बाबू जगजीवन राम के बेटे की फोटो जारी कर दी गई, उनको प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया गया। चौधरी चरण सिंह की सरकार गिरा दी गई। लालू यादव का पॉलिटिकल कैरियर खत्म कर दिया गया। तो कांग्रेस को अब बदलना, क्या कांग्रेस बदल रही है या हार के डर से उसको सबक सीख गया? अब उसे अब हर जगह, सोचिए झारखंड में भी यही हो रहा है। झारखंड में कमान हेमंत सोरेन ने संभाली है और 70 सीटों पर लगभग वो चुनाव जो है कांग्रेस और जेएमएम के साथ हैं। 21 जेएमएम ने उम्मीदवार घोषित कर दिए। देखते हैं आगे तक कितने सीटों पर लड़ता है। लेकिन सम्मानजनक तरीके से आरजेडी को भी सीटें मिली है। तो क्या सवाल यही है, आप लोगों से सवाल पूछना चाहता हूं, एससी एसटी ओबीसी के लोग, अल्पसंख्यक समाज के लोग, सवाल है कि मुसलमानों का सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है पॉलिटिकली। 60 साल तक कांग्रेस ने राज किया, उनको लगता था कि मुसलमान तो हमको वोट देंगे ही, मुसलमानों को वो रिप्रेजेंटेशन देते रहे। लेकिन जब से बीजेपी आई है तब से कांग्रेस मुसलमानों को रिप्रेजेंटेशन भी नहीं दे रही है और संख्या में भागीदारी भी नहीं दे रही है और वोट भी आप दे रहे हैं उनको।
तारिक अनवर चंपारनी जो अब जन सुराज के साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने इस पर बड़ा एक डिबेट शुरू किया है। दिलीप मंडल भी लिखते हैं कि कांग्रेस ने मुस्लिम समाज को फंसा दिया है, मुस्लिम समाज को टिकट देते नहीं है, चाहे जितने लोगों को, जिन पार्टियों को कांग्रेस मुस्लिम वोट देते हैं उनको लगता है कि जाएंगे कहाँ, वोट तो हमें ही देंगे, और वहीं बीजेपी उनको वोट टिकट देती नहीं है, और तमाम जिनको वो बीजेपी को वो वोट देते नहीं है। तो इस तरह के हालात बन गए हैं, मुस्लिम के साथ भी अनटचेबिलिटी जैसे व्यवहार हो रहा है। तो धीरे धीरे कांग्रेस को देखिए क्या होता है। एक समय में कांग्रेस के खिलाफ ही सारे दलों का मोर्चा था, और उस समय बीजेपी उन मोर्चे में थी, चाहे इमरजेंसी लागू हो, उस समय भी जनसंघ आरएसएस जो है वो इमरजेंसी के खिलाफ थी। वैसे तो इमरजेंसी का आरएसएस ने स्वागत किया था, लेकिन 77 के आंदोलन में जो है वो जेपी आंदोलन में थी। और धीरे धीरे कांग्रेस ने तमाम ओबीसी लीडर के साथ ही अपने आप को पॉलिटिकली सर्वाइव किया। सोचिए, पहली बार जब अटल बिहारी वाजपेयी सत्ता में आते हैं एनडीए के दम पर, तो संयोजक कौन है? शरद यादव हैं, जॉर्ज फर्नांडिस है, उसमें नीतीश कुमार जैसे दल हैं। आज भी सरकार किनके दम पर चल रही है? आज बीजेपी की सरकार नहीं है, एनडीए की सरकार है, जिसमें अनुप्रिया पटेल हैं, जिसमें चिराग पासवान है, जिसमें आपको बता दें कि नीतीश कुमार है, चंद्रबाबू नायडू हैं। सोचिए बिहार में कितने दलों के साथ बीजेपी का गठबंधन है। उपेंद्र कुशवाहा हैं, मांझी जी हैं, उसके बाद तमाम दल हैं जो उनके गठबंधन में हैं। उसके बाद यूपी में देखिए कितने दलों के साथ उसके गठबंधन, अनुप्रिया पटेल गठबंधन में है। उसके बाद आपको निषाद जी उनके गठबंधन में हैं। उसके बाद राजभर उनके गठबंधन में है। तो जब बीजेपी जैसा दल भी गठबंधन की राजनीति कर रही है, तो कांग्रेस को कहीं ना कहीं 60 साल का जो अहंकार था वो डूब रहा है। लेकिन इस सबसे लब्बो-लुआब क्या है? लब्बो-लुआब ये है कि अब बगैर बीजेपी, बगैर दलित पिछड़ों के न तो बीजेपी की राजनीति चलेगी, न कांग्रेस की राजनीति चलेगी। जैसे जैसे एससी एसटी ओबीसी के लोग पढ़ते लिखते जाएंगे, इसी बीच बार बार सुप्रीम कोर्ट आपको बांटने की कोशिश कर रहा है। जैसे एससी एसटी में वर्गीकरण हुआ, आप लोग अगर एक सामाजिक गठबंधन में नहीं बने रहेंगे, बड़ी मुश्किल से आज़ादी के 75 साल बाद, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे ममता बनर्जी हो, जितनी सवर्न लीडरशिप वाली पार्टियां हैं, उनको समझ में आया है कि दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यकों को बगैर भागीदारी दिए हुए आप राजनीति नहीं कर सकते हैं। और ये बड़ी ताकत, बड़ी मेहनत के बाद आया, इसके लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी गई हैं। आज़ादी के बाद की बात करें तो मान्यवर कांसी राम साहब हों, सोनेलाल पटेल हों, बाबू जगदेव प्रसाद हो, बाबू जगजीवन राम हो, इन तमाम लोगों का संघर्ष है। जननायक कर्पूरी ठाकुर, चाहे भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर का संघर्ष है, भारत रत्न किसान नेता चौधरी चरण सिंह का संघर्ष है, ऐसे तमाम दलित पिछड़े नेताओं का लंबा संघर्ष है। आज भी संघर्ष कर रहे हैं, जिस वजह से अब तमाम पॉलिटिकल पार्टियों में आपको रिप्रेजेंटेशन है। राजेंद्र प्रसाद सिंह क्या कहते हैं? जितने सवर्णों का दल है वो ज़्यादा पैसा वाला है, जनाधार वाला नहीं। जनाधार तो 90% जनसंख्या जो है एससी एसटी ओबीसी का है, किसानों का है। मैं फिर कह रहा हूँ, लेकिन अब बहुजन समाज के नेताओं की जिम्मेदारी है वो किसी दल में रहे, देश मजबूत बने, आरक्षण लागू हो, संविधान लागू हो, हर जगह इस देश के 90% लोगों को अधिकार मिले, तभी 90% लोगों का विकास होगा। सिर्फ 10% लोगों का विकास करके आप देश का विकास नहीं कर सकते हैं। और ये सब तभी होगा जब संवैधानिक तरीके से चुनी हुई सरकारों में एससी एसटी ओबीसी के लोगों की भरपूर 90% भागीदारी होगी, उनको बढ़िया मंत्रालय मिलेगा, चाहे फाइनेंस मिनिस्ट्री हो, चाहे डिफेंस मिनिस्ट्री हो। सोचिए जब जगजीवन बाबू डिफेंस मिनिस्टर थे तो बांग्लादेश बनवा दिए, लेकिन आज डिफेंस मिनिस्टर लालू यादव रेल मंत्री थे, रामविलास जी जब टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्टर बने तो घर घर में टेलीफोन लग गया। नीतीश जी रेल मंत्री रहे, अच्छा काम किया। कृषि मंत्री रहे, अच्छा काम किया। लालू यादव ने रेल मंत्री रहते हुए शानदार काम किया। तो दलित पिछड़े नेताओं ने शानदार काम किया है। बहुजन नेताओं ने रोजी रोटी, पढ़ाई लिखाई, स्कूल, अस्पताल, दवाई का वाला काम किया है। बाबू जगजीवन राम जब रेल मंत्री बने तो उन्होंने पानी पिलाने की नौकरियों में आरक्षण रिजर्वेशन कर दिया, सफाई कर्मचारियों को उन्होंने। तो तमाम दलित पिछड़े नेताओं ने जो भी बड़े बाबा साहब, मैं आज़ादी की बात की कर रहा हूँ, बाबा साहब ने तो हमें संविधान ही दिया है। तो मैं फिर कह रहा हूँ, आप एससी एसटी ओबीसी, किसान, अल्पसंख्यक समाज से हैं तो अपनी राजनीतिक भागीदारी को समझिए और ऐसा नेता चुनिए जिसको सड़कों पर से गया हो, जो आपका दर्द पता हो, जो धर्म की राजनीति, जातिवाद की राजनीति, सांप्रदायिकता की राजनीति करता है, उससे सावधान रहिए। लेकिन आपके संघर्षों की वजह से तमाम एससी एसटी ओबीसी के लोग जो सोशल मीडिया पर लिख पढ़ रहे हैं, जो सोशल मीडिया आने के बाद डाइवर्सिटी का जो डिस्कोर्स शुरू हुआ है, अब पार्टी कोई भी हो, आपको एससी एसटी ओबीसी, किसान, अल्पसंख्यकों की भागीदारी देनी पड़ेगी
और ये महाराष्ट्र में भी दिख रहा है, झारखंड में भी दिख रहा है, और जहाँ जहाँ बाईपोल हो रहा है। राजस्थान में आप टिकट के उम्मीदवारों का देखिए, एक समय था जब 60 साल तक कांग्रेस राज कर रही थी और सिर्फ सवर्ण मुख्यमंत्री, सवर्ण नेता, SC ST के लोग रिजर्व पर, OBC को तो कुछ मिलता ही नहीं था। लेकिन आज SC ST को रिजर्व के अलावा जनरल पर भी टिकट देना पड़ रहा है, OBC को भी देना पड़ रहा है। जब तक SC ST OBC की भागीदारी 90% तक नहीं होगी, तब तक इस देश को और लोकतांत्रिक तरीके से मजबूत नहीं बनाया जा सकता है। और इसीलिए अखिलेश यादव बड़े नेता बनकर उभरे हैं, मायावती जी राष्ट्रीय नेता हैं। अब आप लोगों से एक सवाल है कि क्या अगर अब भी तमाम SC ST OBC की लीडरशिप वाली पार्टियां, चाहे वो बसपा हो, सपा हो, RJD हो, JDU हो, अगर ये एकजुट हो जाएं, JMM, DMK, ये तमाम पार्टियां एकजुट हो जाए तो पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण इनका राज होगा, इनकी सरकार होगी, देश और तरक्की करेगा, क्योंकि 90% वोट वाले को आप हरा नहीं सकते हैं। तो क्या हालात बदल रहे हैं, क्या राजनीति बदल रही है, क्या सोशल मीडिया ने पूरा खेल बदल दिया है और अब किसी भी पार्टी का काम बिना दलित पिछड़ों के, अल्पसंख्यकों के और OBC के बगैर नहीं चलेगा? आपकी क्या राय है? शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।